चलते बेटा आगे बढ़ते हैं। आज अपन लोग बात कर रहे हैं हेलो एरीन्स के बारे में, है ना, कि हेलो एरीन्स क्या होते हैं वो पढ़ते हैं और उनके प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं। छोटे से प्रिपरेशन मेथड है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है यानी केमिकल रिएक्शंस है वो थोड़ी सी बड़ी है ना। तो चलो अपना टॉपिक है हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स, देखो सुनो, सारी चीजें देखो और समझो, है ना, क्योंकि एक एक चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो मतलब हेलोजन, हेलो मतलब हेलोजन। तो हम अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो हेलो मतलब हेलोजन। और हेलोजन्स कौन कौन होते हैं बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एस्टेटिन भी होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग एस्टेटिन को यूज नहीं करते। तो हम लोग मेनली तो किसको पढ़ते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों को पढ़ते हैं ना। नाउ अब बात करते हैं एरीन्स। व्हाट आर एरीन्स? एरीन्स क्या होते हैं बच्चों, है ना? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एरीन्स। और जब भी हम एरीन्स के बारे में बात करेंगे तो एरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, जिनमें से एक डिफरेंट टाइप का एरोमा आ रहा हो। जैसे आपने देखा नेप्थलीन बॉल्स, व्हाइट कलर की गोलियां जो होती हैं सर्दियों में कपड़ों में डालते हैं, है ना, तो उसकी देखा एक अलग से फ्रेग्रेंस रहती है, अलग से स्मेल रहती है ना। तो एरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो एरीन्स का मतलब क्या है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स? इसको भी देखो, वो कंपाउंड्स जो साइक्लिक हो, है ना, जिनके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा हो, और उनमें सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2 हो या sp हो, यानी वो प्लेनर भी होना चाहिए, है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स, देखो लाइट तो नहीं आ रही है ना, हाँ मुझे बता देना आए तो। एरोमेटिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स आर, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ए, जो साइक्लिक, जिनके अंदर साइक्लिक रिजोनेंस हो। क्या हो? साइक्लिक, हाँ, साइक्लिक रिजोनेंस। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि हम एकदम बेसिक से चलें, है ना। देखो बी पे लाइट आ रही है क्या, है ना, तो बी थोड़ा सा हम यहां लिख देते हैं, सही है, ओके, है ना। और थोड़ा सा नीचे कर दें, चलो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। बी, बी जो है ये प्लेनर होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। दैट मीन्स जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हो कार्बन की या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दो चीज। थर्ड सी, ये फॉलो करें बेटा, ये फॉलो करें हक्कल रूल को, हक्कल रूल को फॉलो करें। हक्कल रूल क्या होता है? 4n+2, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड हक्कल रूल, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हो, इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जैसे अगर मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दूं और मैं बोलूंगा चलो बताओ इनमें कौन एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक है, उसकी बात करें तो देखो कुछ कंपाउंड्स मैं आपको देता हूं, एक बार उन्हें पहचानो। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इसको तो सब जानते हैं, सबने बहुत कॉमनली पढ़ा हुआ है। देखो कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, क्यों? हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 है मतलब ये सब प्लेनर है। दूसरा साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, यानी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है। बोलो ये बात पता चल रही है? दो चीजें फॉलो हुई। तीसरी चीज क्या है? ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पाई बॉन्ड कितने? एक, दो और तीन। दैट मीन्स यहां पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। देखो एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। यहां पर इधर और यहां पर नेगेटिव चार्ज। अब देखो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है यहाँ पर, है ना। अब एक चीज ध्यान से देखो, क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, क्या प्लेनर है, क्या फॉलो कर रहा है हक्कल रूल को? अब उसके लिए एक बात याद रखो कि एक नेगेटिव का मतलब होता है एक पाई बॉन्ड, एक नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एक पाई बॉन्ड। इस बात को मत भूलना आज के बाद। तो बोलो क्या हक्कल रूल फॉलो हो रहा है?
कितने 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 और 1 3। दैट मीन्स ये कंपाउंड भी कैसा है, एरोमेटिक है। बोलो पता चल रहा है। यहीं पे अगर मैं एक एग्जांपल और दूं, देखो बेटा एग्जांपल नंबर 3 देखो, बोलो अब ये जो कार्बन है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। पहली बात तो इसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालनी आती, वो पिछले लेक्चर्स डाले हुए मैंने हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के क्लास 11th के, वहां से देख लेंगे, है ना। अब डबल सिंगल सिंगल ना साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है ना ही प्लेनर है, और हक्कल रूल तो फॉलो हो ही नहीं रहा। दैट मीन्स ये कंपाउंड जो है ना, ये है बेटा नॉन एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक। अब ये कंपाउंड भी 3 तरह के होते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो उनका अपन ने पहले लेक्चर में डाला हुआ है, और आगे भी हम इन चीजों को आगे पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। हाँ बोलो। डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल, यहां पर पॉजिटिव होता तब भी साइक्लिक रेजोनेंस तो हो रहा होता। यानी देखो मैं तुम्हें बताता हूं, एक और एग्जांपल यहां बना लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी देखो सुनो, सबसे पहले तो साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल डबल। देखो साइक्लिक रेजोनेंस तो हो रहा है। अच्छा ये वाला कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे अब sp2 है, दैट मींस प्लेनर भी है। लेकिन क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है? हक्कल रूल ने बोला ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होने चाहिए। पॉजिटिव का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना, तो आप पॉजिटिव को पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते हो, आप नेगेटिव को पाई बॉन्ड काउंट करते हो। अब वो क्या होगा, रेजोनेंस भी हो रहा है लेकिन हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। इसीलिए ये जो कंपाउंड है ये है एंटी एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड है बेटा, एंटी एरोमेटिक। तो बोलो पता चला। तो एरीन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। अब आप आज के बाद ये मत सोचना कि एरीन्स लिखा हुआ है तो बेंजीन है, नॉर्मली बेंजीन को कंसीडर करके ही चलते हैं ज्यादातर, लेकिन एरीन्स का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है ना कि बेंजीन। बोलो क्लियर है, अरे बोलो, चलो शाबाश। नाउ अब बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एरीन्स, कि हेलो एरीन्स को कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो बहुत सिंपल से मेथड है, उनको देखते हैं और सीखते हैं। तो हमारी हेडिंग है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स के प्रिपरेशन मेथड। सबसे पहला मेथड है बेटा बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो फर्स्ट मेथड इज बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। अब इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। बोलो क्लियर है। चलो तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू लेके चलता हूं, है ना। जैसे मैंने लिया आपका बेंजीन, मैंने लिया बेंजीन, उसके साथ मैं रिएक्ट करा रहा हूं किसको, X2 को, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना जब भी आप हेलोजन को रिएक्ट कराते हो बेंजीन रिंग के साथ या टोल्यूइन के साथ, तो वहां पे आपको जो रिएजेंट चाहिए होते हैं वो रिएजेंट बेटा आपके होते हैं लुईस एसिड। कौन होते हैं, लुईस एसिड। तो या तो आप आयरन ट्यूब ले लो, या फिर FeCl3 ले लो या FeCl2, कुछ भी ले लो, मतलब होना लुईस एसिड चाहिए। तो ये क्या है, ये लुईस एसिड है। कौन होते हैं लुईस एसिड, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है ना। तो ये क्या है बेटा, ये आपकी लुईस एसिड, ठीक है। और अब इसकी रिएक्शन से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा X एसिड, है ना। लेकिन याद क्या रखना है, X2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ Cl2 हो सकते हैं या फिर Br2 हो सकता है। फ्लोरीन तो हो ही नहीं सकता ड्यू टू देयर हाईली रिएक्टिव नेचर। आयोडीन नहीं होता क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, अभी बता रहा हूं, है ना। उससे पहले इसका एक बार मैकेनिज्म देख ले, है ना। देखो मैकेनिज्म कैसे होगा, आपको पता भी तो चलना चाहिए ना कि किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना। तो देखो मेरे पास
बेंजीन रिंग थी, ठीक है, बेंजीन रिंग से ही पहले मेरे पास X2 था, X और X, इसके पास आया FeCl3। अब FeCl3 लुईस एसिड है, दैट मींस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरियर होगा मेटल। लुईस एसिड इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है हमेशा। अब ये बात आज के बाद याद रखना। अब ये पॉजिटिव है तो इसको भी नेगेटिव और पॉजिटिव में तोड़ेगा, और ये नेगेटिव अटैक कर जाएगा यहां पर, और क्या बनाया, X नेगेटिव X पॉजिटिव प्लस FeCl3 और X नेगेटिव, एक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये X पॉजिटिव किसके पास है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड थे, मल्टीपल बॉन्ड थे, है ना, आप बॉन्ड तोड़ दो, है ना, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ आया नेगेटिव और यहाँ आया पॉजिटिव। अब बॉन्ड क्यों टूटे, बॉन्ड इसलिए टूटे क्योंकि भाई इसके पास भी एक पोलर कंपाउंड आ गया ना, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आ गई। अब पॉजिटिव किस पर अटैक करेगी बेटा, नेगेटिव पर, और जैसे ही पॉजिटिव ने नेगेटिव पर अटैक किया, देखो स्ट्रक्चर कैसा बना, यहां पर X जुड़ गया है, यहाँ बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट चुका है, और यहाँ पे कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो पता चला। अब होगा क्या, जो आपका FeCl3X नेगेटिव था, ये बोला कि भाई मैं तो अनस्टेबल हो गया X को लेकर के, क्यों, क्योंकि मेरा साइज छोटा था, ऑलरेडी क्लोरीन इतने बड़े बड़े एटम्स हैं जिन्होंने घेरा हुआ है, चौथा हेलोजन X, एक और हेलोजन आ गया, तो ये क्या करेगा, बोलेगा भाई मैं FeCl3 की फॉर्म में ही सही हूं, X नेगेटिव तू बाहर निकल जा, X नेगेटिव बाहर निकल गया। अब X नेगेटिव क्या करेगा, वो इस बेंजीन के पास आएगा, यानी ये जो कंपाउंड आपका बना है इसके पास आएगा। अब देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, इस वाले ने 3, इसका मतलब चौथा कौन है, हाइड्रोजन, जहां कुछ नहीं दिखता वहां पे हाइड्रोजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब इसके पास आया X नेगेटिव, और नेगेटिव का क्या काम है, पॉजिटिव को उड़ा के ले जाना, तो H पॉजिटिव को ही उड़ा के ले जाएगा, देखो ले गया, ये बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और स्ट्रक्चर क्या बना, स्ट्रक्चर बना X प्लस HX। बोलो पता चला। अब एक चीज सुनो, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड सेम है, ऐसे मत बोलना कि सर यहाँ तो ऊपर X लगाया था यहाँ साइड में लगा दिया, इसको ऐसे घुमा दो थोड़ा सा, सिमेट्री की तो है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अब देखो इलेक्ट्रोफाइल, एक तो जो इलेक्ट्रॉन लविंग था यानी पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल था, अरे बोलो इलेक्ट्रोफाइल था। अच्छा यहाँ पे भी जो H पॉजिटिव है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो देखो एक इलेक्ट्रोफाइल को हटा करके दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया है, इसे रिएक्शन का क्या नाम है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया। बोलो क्लियर है। चलो अब यहीं पे मैं आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बताऊंगा एक बार, देन उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी को, ठीक है, एक बार क्विकली नोट कर लो। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, है ना, एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, है ना। अभी हमने सिंपल बेंजीन से देखा, अब हम टॉल्विन की बात कर रहे हैं कि फ्रॉम टॉल्विन। देखो एक बार ध्यान से, एक एग्जांपल और लिया हमने, हमारा एग्जांपल है, आपके पास था एग्जांपल, है ना, एरोमेटिक रिंग और इसके ऊपर लगा है CH3, इसका बेटा नाम है टॉल्विन। अब आप टॉल्विन की रिएक्शन करा रहे हो X2 से, है ना, और मैंने पहले ही बोला है कि X2 या तो Cl2 होगा या फिर Br2 होगा, और जैसे ही आप लुईस एसिड को यूज करोगे, जैसे FeCl3 या FeCl2, आपके कंपाउंड बनेंगे, बहुत ध्यान से देखना, CH3 यानी टॉल्विन वाला पार्ट तो दोनों तरफ रहेगा, यानी CH3 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक जगह पर क्लोरीन लगेगा यहां पर, और एक जगह पे क्लोरीन लगेगा यहां, ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा, तो इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थो क्लोरो टॉल्विन, ऑर्थो क्लोरो टॉल्विन। यहां पर ये पैरा पोजीशन है, यहाँ पे पैरा क्लोरो टॉल्विन, और अब ये दोनों प्रोडक्ट जो हम इनको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि इनके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो हम लिख सकते हैं ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो टॉल्विन is easily
सेपरेट आउट ड्यू टू their हाई बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस। इनके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट में काफी ज्यादा डिफरेंस है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। बोलो ये बात समझ आ रही है? चलो अब देखो एक चीज और समझो कि यहां पर हम लोग I2 को यानी आयोडीन को क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि अगर हमने आयोडीन को यूज किया, देखो आपके पास है टोल्विन CH3, और जैसे ही मैंने I2 को यूज किया, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो मेरे पास क्या बना, CH3I पैरा आइडो टोल्विन या फिर ऑर्थो आइडो टोल्विन। लेकिन इनके साथ साथ जैसे यहां पे रिएक्शन हुई तो साथ में यहां पे आपको HCl भी मिला है। अगर आपने क्लोरीन यूज किया ना, X2 को Cl2 ले लिया तो मैंने क्लोरीन जोड़ा है, आप XX जोड़ दो या क्लोरीन ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो HCl साथ में निकला। ऐसे यहाँ पे क्या निकलेगा, साथ में HI निकलेगा बेटा, और HI जो है क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो HI क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो भाई साहब ये दोबारा से ऑर्थोआइडोटोल्विन और पैराआइडोटोल्विन को रिड्यूस कर देगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन चली जाएगी रिवर्स। इसीलिए अगर हमको आइडो कंपाउंड फॉर्म करना है तो उसके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ते हैं। यानी अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि if we use iodine, then HI is formed, HI is formed, and HI is a reducing agent, due to which reaction is reversed। इसकी वजह से रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स, है ना। सो we use oxidizing agents like HNO3 या फिर HiO4 to prepare iodine प्रोडक्ट, यानी आइडोएरिन। इस बात को याद रखना बेटा। दूसरी चीज सुनो, वी नॉट यूज F2 in electrophilic substitution reaction because, बोलो क्यों, because fluorine is highly reactive in nature। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि वी नॉट यूज, नोट डाल के लिख देते हैं, वी नॉट प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन by electrophilic substitution, because fluorine is highly reactive। वेरी गुड, है ना, ठीक है, फ्लोरीन क्या हाईली रिएक्टिव होता है ना। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना।
और हम लोग बात कर रहे हैं फ्रॉम एनलीन, है ना। तो फर्स्ट तो हमने किससे प्रिपेयर किया बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने प्रिपेयर किया है किससे, बेंजीन से बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। और अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉम एनलीन, यानी अब सेकंड किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, फ्रॉम एनलीन। देखो बहुत ध्यान से समझना, हम एनिलीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे, है ना। देखो एनिलीन का मतलब क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप, NH2 ग्रुप, दिस इज एनिलीन, बहुत बार यूज होगा। अब मैंने क्या करना है, एनिलीन को रिएक्ट कराना है NaNO2 प्लस HCl के साथ। अच्छा एग्जामिनर बहुत चालाक है, कई बार आपको वो HNO2 लिख के देगा एरो पे, और आप सोचते रहोगे कि HNO2 से मैं रिएक्शन कौन सी कराऊं, तो भैया NaNO2 प्लस HCl को ही हम लोग HNO2 बोलते हैं। ये NaCl तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा, देखो NaCl बाहर निकल गया, तो क्या बचा एक H और एक NO2 यानी HNO2 बचा। ठीक है, तो एग्जामिनर HNO2 लिख के देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। लो टेम्परेचर पे होती है रिएक्शन, और प्रोडक्ट क्या बनता है इससे, प्रोडक्ट बनता है इससे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इसको हम लोग बोलते हैं डायazonium, वेरी गुड, डायazonium सॉल्ट। दैट मीन्स अब हम डायazonium सॉल्ट से रिएक्शन कराएंगे, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन जो होगी बेटा आपकी वो होगी सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, सैंडमेयर रिएक्शन। तो इसी के अंदर ए पार्ट सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब जब हम सैंडमेयर रिएक्शन को कराएंगे तो आपका डायजोनियम सॉल्ट आया, देखो दिख रहा है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और डायजोनियम के सॉल्ट के साथ आपका आया Cu2H2, और जो Cu2H2 है वो या तो Cu2Cl2 होगा या फिर Cu2Br2 होगा। फ्लोरीन तो भाई एक्सोथर्मिक था, उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। आयोडीन के लिए हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब रिएजेंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अभी बताऊंगा, है ना। अभी याद रखना ये दोनों में से एक रिएजेंट होगा। और अब होगा क्या, डायजोनियम सॉल्ट में से N2 गैस निकल जाएगी, साथ में Cl भी हट जाएगा, और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, X यानी हेलोजन, और आपका एराइल हैलाइड बन चुका है। बोलो क्लियर हुआ, अरे बोलो भाई, हाँ चलो बहुत अच्छे। अब देखो सुनो, एक बार यहां तक नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आयोडीन के लिए हमने Cu2I2 यूज क्यों नहीं किया, है ना। एक बार यहां तक नोट करो, ठीक है बेटा, करो। अब देखो अगर आगे बढ़े यहीं पर सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर, तो देखो जब हम सैंडमेयर रिएक्शन की बात करेंगे तो अब मैंने क्या बोला, क्यूप्रस हैलाइड, देखो Cu2H2 इज क्यूप्रस हैलाइड, है ना। आपको बता देता हूं, यहाँ पे लिख देते हैं कि कई बार एग्जाम में लिख के दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। Cu2H2 इज क्यूप्रस हैलाइड, ठीक है। तो नोट डाल के एक बात लिख रहा हूं, रिप्लेसमेंट ऑफ डायazonium group by iodine does not require the presence of cuprous halide, and it is easily removed by shaking of diazonium salt with Ki। दैट मीन्स हुआ क्या, देखो जैसे आपने डायजोनियम सॉल्ट लिया, देखो समझो,
जैसे ही आपने डायजोनियम सॉल्ट लिया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अगर आपको आयोडीन बनाना है यानी एराइल हैलाइड में आइडो बेंजीन बनाना है, आयोडीन जोड़ना है, तो वहां पे आप क्या करोगे, सिंपल KI को यूज करो और उसको शेक कर दो। शेकर्स वगैरह होते हैं ना, प्रोटीन शेक्स वगैरह आप पीते हो तो शेकर वगैरह होते हैं, जब शेक कर देते हो तो शेक कर दो नॉर्मली, और क्या होगा, आयोडीन आराम से रिप्लेस कर देगा N2Cl एंड डायजोनियम सॉल्ट के डायजोनियम ग्रुप को, और आयोडीन इजिली जुड़ जाएगा। बोलो पता चला। देखो ए रिएक्शन सेंड में, इसी की तरह दूसरी रिएक्शन है बेटा बी। बी देखो लाइट तो नहीं आ रही, हाँ यहां पे आ रही है, नहीं आ रही, यहां कर देते हैं बी। बी है गाटरमान। गाटरमान रिएक्शन। अब जो गाटरमान रिएक्शन, देखो ये वो रिएक्शन जो बोर्ड में बहुत कॉमनली पूछी जाती है, सेंडमेयर रिएक्शन क्या है, गाटरमान रिएक्शन क्या है। अब गाटरमान रिएक्शन में क्या किया गया, सेम सेंडमेयर की तरह ही है, यानी आपने फिर से डायजोनियम सॉल्ट लिया है बेटा, फिर से डायजोनियम सॉल्ट लिया, देखो, और अब की बार आपने क्यूप्रस हैलाइड की जगह सिंपल कॉपर लिया और साथ में HX लिया, और अगेन HX इज HCl या फिर HBr अगेन, और फिर से क्या होगा, डायजोनियम सॉल्ट रिप्लेस हो जाएगा डायजोनियम वाला ग्रुप, और यहाँ पर X जुड़ जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बस ये डिफरेंस है, यहाँ पर सैंडवेयर में क्यूप्रस हैलाइड लिया गया और गाटरमान में आपका कॉपर प्लस एल्काइल हैलाइड लिया गया। अच्छा बेटर कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना। नाउ द लास्ट रिएक्शन सी, इसको बोलते हैं बेल्स साइमंस रिएक्शन। देखो जिस तरह से, बहुत ध्यान से सुनना और समझना, जिस तरह से एल्किल हैलाइड वाले पार्ट में, एल्किल हैलाइड वाले पार्ट में एल्काइल फ्लोराइड सिर्फ एक ही रिएक्शन से बनता था, किससे, स्वार्ट्स रिएक्शन से, उसी तरह एराइल हैलाइड में एराइल फ्लोराइड सिर्फ एक ही रिएक्शन से बनता और वो है बेल साइमन रिएक्शन, है ना। ओनली रिएक्शन used to prepare aryl फ्लोराइड। एराइल फ्लोराइड को बनाने के लिए अकेली रिएक्शन है यहाँ पर बेल साइमन रिएक्शन, और होगा क्या, आपने डायजोनियम सॉल्ट लिया N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और अब आप HbF4 को यूज करोगे, इसको यूज करोगे बेटा, HbF4 को यूज करोगे, और HbF4 क्या करेगा, यहां से डायजोनियम ग्रुप को हटा देगा और आपका बना देगा एराइल फ्लोराइड, यानी फ्लोरीन, यानी एराइल फ्लोराइड, और हर जगह N2 गैस तो निकल ही रही है, जहां पे भी आप डायजोनियम सॉल्ट यूज करते हो वहां पे N2 गैस तो निकलेगी नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब सुनो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, जिस तरह से एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए सिर्फ एक ही रिएक्शन यूज होती है, स्वार्ट्स रिएक्शन, उसी तरह एराइल फ्लोराइड बनाने के लिए भी सिर्फ एक ही रिएक्शन यूज होती है, जो है बेल्स साइमन रिएक्शन। बोलो क्लियर है। एक क्वेश्चन दूं, इस क्वेश्चन को करते हुए लेक्चर समाप्त करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये तो आपने नोट कर लिया था, है ना, पक्का, चलो शाबाश। तो देखो, अगर मेरा एक क्वेश्चन है आपके पास बेटा, मेरा क्वेश्चन है ये रहा, दोनों में ये बन रहा है प्रोडक्ट ए और यहां बनेगा प्रोडक्ट बी, तो प्रोडक्ट ए और बी क्या होंगे आपको ये बताना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा, ये वाला पार्ट मिटा दूं ना, ये वाला आप लोगों ने नोट कर लिया है, और दूसरा क्वेश्चन है मेरा, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड,
ठीक है, अब एक बार ट्राई करो, दोनों के दोनों बनाओ आप लोग, है ना। तो देखो सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले Cl2 और H याद करो, यहां पे क्या कौन सी रिएक्शन होती थी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद है, FR-SR, और फोटो हेलोजिनेशन Cl2/H फोटो हेलोजिनेशन, जो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होती थी, एल्केन वाले पार्ट के साथ। तो यहाँ पे एल्केन वाला पार्ट कौन सा है, सिर्फ ये वाला पार्ट है, ये तो एरोमेटिक पार्ट है ना, तो इसलिए एल्केन वाले पार्ट से क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटा करके और वहां पे क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। जबकि Cl2 और FeCl3 में क्या होगा, अब यहाँ पे एरोमेटिक पार्ट के साथ इंटरफेरेंस होगा और आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से, CH3 और Cl प्लस CH3 और Cl, ये ऑर्थोक्लोरोटॉल्वेन और ये पैराक्लोरोटॉल्वेन, बोलो सही है। नाउ यहां पे देखो आपके पास एनालीन था, एनालीन के साथ आपने रिएक्शन कराई HNO2 के साथ, और क्या बना, डायजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव, और अब ये जो A है, जब इसको मैं KI से ट्रीट करता हूं तो याद करो अब ये भी पढ़ा था, बस नॉर्मल शेक करने पे क्या बन जाएगा, आपका आयोडो बेंजीन बन जाएगा। बोलो समझ आया बच्चों। तो यही था आपका प्रिपरेशन मेथड ऑफ एराइल हैलाइड। कल हम लोग अब इसकी केमिकल रिएक्शन शुरू करेंगे, वो थोड़े से लंबे लेक्चर होंगे, यानी 2 या 3 लेक्चर में केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे मुझे आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीजें बतानी है ना। तो कर लो एक बार नोट।